बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौकट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कोरोना की सूरत हाल और उसके नतीजे में जो तालीमी इदारों की बंदिश का फ़ैसला हुआ है, आज उस हवाले से जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जो एहतजाज सामने आया है इंतखाबात के बाद, उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि LOC पर भारत की जानिब से फिर से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है 22 नवंबर को, जिसकी वजह से दफ्तर खारजा में तलबी की गई भारत के हवाले से, उनका भी जिक्र करेंगे। और फिर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया और फिर कितनी बार ये खिलाफ वर्जियाँ हुई, इसका क्या कुछ हो सकता है मज़ीद। इसके साथ हम बात करेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म और मुसाद का चीफ, जो कि इसराइली खुफिया एजेंसी है, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। ये इंकशाफ किया है इसराइली अखबार ने, जबकि इसकी तरदीद की है सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने। इसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, इसको ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है एक तो, लेकिन सबसे पहले तो ये जो अहम फैसला सामने है उसका जिक्र कर लें कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और 26 नवंबर से ये बंद कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद छुट्टियां भी कर दी जाएंगी, तब तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इस फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं, ये अच्छा फैसला? देखिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है कि बहुत सारे मेरे तिब्बी माहिरीन, जो सेहत के माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद है कि स्कूलों में, कॉलेजों में अगर एक बच्चे को हो जाए, एक टीचर को हो जाए, तो उसका ज़्यादा इम्कान होता है कि उस पूरी क्लास में फैल जाए। पूरी क्लास में फैले तो पूरे जो है ना, वो जितने 20 या 30 जितनी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं उन सबको हो सकता है। फिर वो बच्चे जब वहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, तो वो पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ये बहुत, मेरे ख्याल है हुकूमत ने बहुत होमवर्क करके, बहुत देखभाल की और बहुत तमाम माहिरीन से बात करके ये फ़ैसला किया है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखें, बच्चों का अगर एक साल अल्लाह ना करे ज़ाया हो, अगर हो भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है, ख़ानदान की सेहत बहुत ज़रूरी है। और अगर ख़ानदान में अल्लाह ना करे किसी आदमी को कोरोना हो जाए और कोरोना की वजह से उसकी जान चली जाए, तो इसके ये तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, फिर इसका कोई वो नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला हुआ है और इसको ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी हो सकती तो कोई, क्योंकि हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस आप यहाँ पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तो हो सकती हैं, बड़े जो शहर हैं वहाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो राजनपुर है, हमारा जो डीची खान है, हमारे जो और कश्मोर है, बदीन है, इन जगह पर तो 4G है नहीं। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मियाँ वाली का हल्का है, वहाँ पर फ़ोन करना, मोबाइल फ़ोन के वहाँ जो है ना सिग्नल पूरे नहीं आ रहे होते, तो वहाँ बच्चों के लिए ये मुश्किलात हैं। और फिर दूसरी बात है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे दही एरिया के सरकारी स्कूल हैं, वहाँ तो अभी ये कंसेप्ट नहीं आया ऑनलाइन क्लासेस का। ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो बड़ी चेन्स हैं, प्राइवेट हैं, या वहाँ तो हो सकता है, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और ख़ास तौर पर ऐसे जो पसमानदा इलाके हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में बहुत महरूमी है, सिंध में बहुत महरूमी है, तो वहाँ तो पहले ही बहुत महरूमी है, फिर वहाँ स्कूल का जो बच्चों का है वो बड़े मसाइल होंगे। देखें, अब आप जैसे इस्लामाबाद में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वो राजनपुर में नहीं ले सकते। जिस तरह कराची में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वो बदीन में नहीं ले सकते। अब बदीन का जो सरमायादार है, जो पैसे वाला आदमी है, उसके बच्चे तो यकीनन वडेरों को या तो लंदन में पढ़ते हैं या कराची में पढ़ते हैं। और जो गरीब आदमी है, जिसके पास वसाइल ही इतनी है, जिसके पास मुश्किल से 2 वक्त खाने की रोटी है, वो बंदा कैसे अपने बच्चों को बदीन से कराची लेके आए? और इंटरनेट की सहूलियात वहाँ इंटरनेट की सहूलियात भी नहीं है। ये अपनी जगह पे महरूमियाँ हैं, ये अपनी जगह पर परेशानियाँ हैं, लेकिन कोरोना जो है वो इनसे सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का। और जो इसके साथ जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, उनको अपनी फ़ीसों पर भी नज़रसानी करनी चाहिए और बच्चों से और उनके वालिदैन से फ़ीसों में भी कोई डिस्काउंट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को भी करना चाहिए। ज़ाहिर है वो तो मुखालफत करेंगे ना, वो तो इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें
और लेकिन स्कूल खुले रहें तो ये सारा जो इतना वबा फैल रहा है, हुकूमत के पास जो अदाद शुमार आ रहे हैं, बदकिस्मती ये है नैना कि साहब मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे मुल्क में सिर्फ PTI की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आज तक ये 70 साल 72 74 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इन हुकूमतों की जानिब से हुकूमत कोई भी बात करती है, कोई भी अदाद शुमार पेश करती है ना, अवाम उस पर यकीन नहीं करते। अवाम कहते हैं हम कैसे यकीन करें कि जी ये अदाद शुमार जो हुकूमत दे रही है ठीक है। मैं समझता हूँ कोरोना के हवाले से हुकूमत जो अदाद शुमार दे रही है वो ठीक दे रही है। अच्छा। और इस पर सबको एतमाद करना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए, और कोरोना पर हुकूमत ने जो जो SOPs जारी की हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा अगर हमने ये ना बिल्कुल, किया। ये आपने बड़ी सही बात की कि इसमें क्या क्या जो तालीम के हवाले से कुछ मसाइल आएंगे उसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब जो हैं वो इस फैसले के हक़ में नहीं थे, आपके इल्म में है, और उनकी ये स्टेटमेंट भी सामने आई कि प्राइमरी तक बंद कर दिए जाएं, बाकी स्कूल बंद ना किए जाएं। वो इसकी मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यही सिंध था जब पहला दौर था, कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उस वक्त सिंध सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के हक़ में था। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि सबसे पहले तो हमें ये बात तय करनी चाहिए कि हमें कोरोना पे सियासत नहीं करनी, ठीक है। हमने अपनी कौम को बचाना है, अपनी कौम के बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है। देखें, बात ये है कि ये सियासत भी होती रहेगी, ये तालीम भी होती रहेगी, ये सब कुछ चलता रहेगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे ज़िंदा रहेंगे तो वो होगा ना। कोरोना पे मेरे ख्याल में सारी सियासी पार्टियों को ये बात कम अज़ कम एक इस नकात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मैंने बार बार ये कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो कोई इत्तफ़ाक़ राय पेश नहीं कर सकी, कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सकी, अपोजिशन से बात नहीं कर सकी, वरना कोरोना पर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए थी। अब देखें, PDM के जलसे पर तमाम मुज़रा ने बहुत तनकीद की, इतनी तनकीद की और पता नहीं बहुत कुछ कहा कोरोना के वजह से, लेकिन उसी दिन जमात इस्लामी के अमीर जो हैं उन्होंने मतलब सिराजुल हक साहब ने भी रैली भी की, जलसा भी किया, उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसी तरह एक जनाजा हुआ लाहौर में, उसका देखें मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और उसका जिक्र सिवाय फवाद चौधरी के अलावा किसी ने नहीं कहा। फवाद चौधरी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा कोरोना टाइम बम पर ऐसी बात नहीं की, इज्तिमा पर पाबंदी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को तमाम जो मजहबी से हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उन सब को, जो आलम दीन है, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, उन सब लोगों से मीटिंग्स करनी चाहिए और तमाम लोगों को इस बात पर काहिल करना चाहिए कि ये कोरोना जो है ये बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा। देखें, मैं आपको बताऊं, PDM का आपने जलसा देखा, उस जलसे में कोरोना SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। कता नज़र इसके कि उसमें कितनी तादाद थी, कितनी तादाद नहीं थी, इसमें हम नहीं जाते, लेकिन आप देखें इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, उन्होंने मास्क कोई नहीं लगाया, लोग कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हुए हैं, स्टेज पर भी लोग इसी तरह खड़े हुए हैं, तो ये बड़े मसाइल का शिकार हैं। आप देखें कि मतलब बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी कोरोना हो गया, मुराद अली शाह साहब को हुआ, अलीम शेख को, अलीम आदिल को हो गया है, PTI वाले कराची वालों को, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हो गया, बड़े बड़े। जी, मैंने मुराद अली शाह का कहा जी, तो मुराद अली शाह साहब का मैंने कहा तो उनको हो गया और बहुत से लोगों को हो रहा है। इसमें अब यही सूरत हाल, यही मैं सवाल रखना चाहता हूँ कि खुद ये तो सिंध के वजारत आला में वज़ीर आला को कोरोना हुआ है और वही सिंध इस वक्त मुखालफत कर रहा है। उसकी वजह मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो PDM के जलसे हैं जिस पर बज़िद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि कोरोना के हवाले से हम कोई बात नहीं मानेंगे, हमारे जलसे जो हैं वो जारी रहेंगे। आपके इल्म में पेशावर का जलसा भी हुआ, फिर 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे के हवाले से भी उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो इस पर तो एक हम आगे पैदा करनी चाहिए थी। अपोजिशन को खुद से भी मैं आपको अर्ज करूँ नकी साहब, बात ये है, एक मैं आपको अर्ज करूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बहुत बड़ी जो है ना तनाव आ गया है। उनके दरमियान जो एक एतमाद था वो ख़त्म हो गया। कोई 2 साल 2.5 साल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हमआहंगी पैदा करने के लिए, कोई एतमाद पैदा करने के लिए हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि यार ये दोनों कर रहे हैं तो चलो कुछ आगे से चलेगा, कोई एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि किसी न किसी इदारे को आगे आना पड़ेगा, चाहे हमारे फोर्सेस के इदारे हों, चाहे हमारे अदलिया के इदारे हों, किसी न किसी एक इदारे को सामने आना पड़ेगा और आके इन सब लोगों को एक बिठाना पड़ेगा। एक तो नेशनल डायलॉग होना चाहिए हमारे मुल्क में, तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कैसे करना है, जो भी एतराज़ात हैं उसको हल कैसे करना है, उनका क्या हल है, सबको बिठाना पड़ेगा। और दूसरा, कोरोना पर जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है वो ख़त्म नहीं हो सकता, ना हुकूमत अब कर सकती है। अब हुकूमत कहे भी अपोजिशन को कि बात करें, आप देखें इलेक्शन रिफॉर्म पर हुई ना बात, तो अपोजिशन ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी बात ही नहीं हो सकती अब इनसे। अब जो है हुकूमत की कोई बात नहीं मानेगा अपोजिशन से,
अपोजिशन वाले बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, कोई भी बात करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब कोई और इदारा सामने आए जो इन सब लोगों को बिठाए, दरमियान में बैठ के और बातचीत की जाए और मसले का हल निकाला जाए और कोरोना पर एक पॉलिसी अख्तियार की जाए ताकि मुल्क और कौम को नुकसान से बचाया। अच्छा, इस हवाले से कुछ हम सवालात भी हैं, इसका जिक्र भी करते हैं, मजीद भी क्या सूरत हाल बनती है उसकी भी बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है और उसके नतीजे में जो तालीम के हवाले से कुछ नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, कितनी हद तक मामला आगे बढ़ सकते हैं, इस पर ख़ासी बहस मुबाहिसा जारी है। अभी ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे तो सजातरीन साहब, ज़ाहिर है आपके इल्म में है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी जानिब से तो मुसलसल ये आ रहा है कि नहीं, स्कूल बंद ना किए जाएँ। तो क्या फिर ये उसका कोई मुतबादल निज़ाम भी पेश कर रहे हैं कि जनाब फिर वो कैसे बचाव करेंगे, किस तरह से बच्चों को इस मूजी वबा से निजात बल्कि बचा पाएंगे किसी हद तक, और अगर किसी को हो सकता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल हैं ना, जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं, उनके मालकान जो हैं, तालीम हमारे यहाँ कारोबार है जी, हमारे यहाँ सेहत भी कारोबार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप देख लें बड़े बड़े, और वो किस तरह लोगों को वहाँ लूट मार हो रही है। इसी तरह जो ये प्राइवेट स्कूल हैं जी, ये तालीम हमारे यहाँ कारोबार बन गई और ये एक बहुत बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। यही वजह है कि प्राइवेट इदारे ये चाह रहे हैं कि जी वो लोग आएँ ताकि उनकी फ़ीसें आती रहें। देखें, बात यह है कि हमने सबसे पहले बच्चों को महफूज करना है बीमारी से, बच्चों की जानें बचानी हैं। ये प्राइवेट इदारे वाले कौन जिम्मेदार है? किसी बच्चे को कोरोना हो जाए फिर उसके घर में फैल जाए, इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? सही, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चंद एक को छोड़कर जो चंद एक बड़े ग्रुप्स हैं, उनमें हो सकता है कि कोई इक़दामात SOPs पर अमल हो रहा हो। बाकी जो गली मोहल्ले में स्कूल बने हुए हैं, वहाँ कौन सा SOP पर अमल हो रहा है? सही, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसका हाल हुकूमत ने, देखें, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ मैं हुकूमत के बहुत सारी पॉलिसियों पे तनकीद करता रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने बहुत सोच समझ कर फ़ैसला किया है, बहुत होमवर्क इस पर हुआ है, बहुत डिस्कशन हुई है और माहिरीन से डिस्कशन हुई है। जिन माहिरीन से हुकूमत ने डिस्कशन की, उनसे हमारी गाय बगाए बात होती रहती है। उन्होंने कहा कि इसका और हल ही नहीं है कि आप इनको रोकें, इसको करें। अभी तो मार्केटें भी जो है वो शाम को जल्द बंद करेंगे और फिर हो सकता है कि उसमें भी और ताख़ीर जो है कम जो है किया जाए कि मार्केट खोलने का जो टाइम है उसमें और कमी लाई जाए। जो ये देखें, ये सेहत के मसाइल हैं, इसको बहुत संजीदा लेना होगा और इस पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अगर आप सख्ती से अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर यकीनन मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, ये ज़ाहिर है आप आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं, तो हम अपने लीडर्स की जैसे पहले बात कर रहे थे, उनके हवाले से भी मेरे ख्याल में आप नहीं समझते कि उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? जैसे आप बार बार ये कहते हैं कि हर सब कुछ हुकूमत ने नहीं करना होता, कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो इसी तरह जब हम अपोजिशन की बात कर रहे थे तो जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त तो सिंध ने अपने फैसले खुद कर लिए, उन्होंने लॉकडाउन भी कर दिया, जबकि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत वो फैसले नहीं कर पा रही थी और उनका यही मौक़िफ़ था कि जनाब कोरोना के हवाले से तो ये इक़दाम हम समझते हैं ज़रूरी है। तो अब क्या वजह है कि आप समझते हैं कि नेशनल डायलॉग हो और फिर ये बात आगे बढ़े? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि ये जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं ना, इस पर मैं चाह रहा हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और किसी तरह इनको रोकना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत की बात पर तो अपोजिशन जो है वो अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए, इजाज़त मिली नहीं मिली, बगैर इजाज़त के कर दिया ना उन्होंने पेशावर में जलसा। ये इसका था नज़र इसमें कि लोग थे नहीं थे। अब उसके बाद 30 को मुल्तान में आने वाला है, फिर उसके बाद लाहौर में आने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर किसी न किसी इदारे को सामने आना चाहिए और ये तमाम हुकूमत और अपोजिशन को बिठाना चाहिए। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हमारे इदारे जो हैं वो दरमियान में मुदाखलत करते रहे हैं और तमाम हुकूमत और अपोजिशन से बैठकर मामला तय कराते रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो अगर इसका फैलाव हो जाए, नकी साहब आप यकीन माने हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है। पहले ही आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के साथ कैसा सलूक होता है। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, अब पिम्स हॉस्पिटल में चले जाएं, जानवर जैसा मरीज़ों के साथ सलूक होता है। वहाँ डॉक्टर जो हैं वो जानवरों की तरह सलूक कर रहे हैं इमरजेंसी में, ये मैंने खुद देखा है। इसी तरह आप पोली क्लिनिक में चले जाएँ, पोली क्लिनिक में यही हो रहा है।
तो हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो कम पड़ गए हैं। आप देखें इस्लामाबाद में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स वही हैं, नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाया जा रहे हैं, नए डॉक्टर्स नहीं भर्ती किए जा रहे हैं, वहाँ वसाइल नहीं है, जो वसाइल नहीं है, और जो वसाइल थोड़े बहुत हैं वहाँ वो डॉक्टरों का रवैया ऐसा है कि गरीब आदमी बेचारा वहीं जो है ना तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये सारे मसाइल दरपेश हैं। इसी से बचने के लिए देखें, अगर अल्लाह ना करे ये अगर फैल गया तो हमारा पूरा हेल्थ का निज़ाम बैठ जाएगा। हमारा हेल्थ का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है। आपने अमेरिका में देखा, आपने इटली में देखा, आपने जर्मनी में देखा, और फिर जहाँ इदारे बंद करने की बात है, देखें अभी तो तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। कुछ माहिरीन ये कहते हैं, कुछ लोग वजारत दाखिला के अफसरान ने मुझे ये भी बताया है कि अब अगली एक और गौर किया जा रहा है कि मस्जिदों पर महदूद तादाद में नमाजियों को भेजा जाए, मस्जिदों में ज़्यादा लोगों को ना बढ़ाया जाए। अब देखें इस पर लोगों को एतराज़ नहीं करना चाहिए। मक्का और मदीना आपको पता है कोरोना की वजह से बंद रहे हैं, वहाँ उम्रा बंद रहा है, ठीक है, हज आप देख लें नहीं हुआ, किसी को नहीं जाने दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेहत बहुत ज़रूरी है। इस पर जो इदारे हुकूमत बंद कर रही है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मार्केटों में ताजरों को ख्याल रखना चाहिए। ताजर हमारे जो हैं, ताजर भाई ख्याल नहीं रखते, ना वो ख़ुद कोई SOP पर अमल करते हैं, ना उनके पास आने वाले कोई कस्टमर करते हैं, ना वो उनको कहते हैं। देखें ये मसले फिर बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते हैं फिर ये पूरे मुल्क और पूरी कौम को जो अपनी लपेट में ले लेंगे। फिर वो वक्ती मफाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि हमारी मुआशी सूरत हाल क्या होगी, वो मेरे ख्याल में बहुत पीछे रह जाती है इस तरह की सिचुएशन में। अब सजाद तरीन साहब, दूसरा एक मामला पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोरोना की ये लहर है, दूसरी लहर को ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ मुस्बत पेशरफ्त ये भी हुई है कि वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई हैं कुछ ममालिक में। जैसे अमेरिका की बात की जाए, ऑक्सफोर्ड ने तैयार कर ली, बरतानिया में वो कह रहे हैं कि निस्बतन वो सस्ती वैक्सीन है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी डॉ यूनिवर्सिटी ने IVIG एक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी है, जिसमें इंतहाई जो शदीद हालत में मरीज़ होंगे उनको टीके कुछ तजर्बात किए गए हैं, 60% तक वो भी कामयाब रही है। तो इस जानिब भी हम चल निकले हैं। तो इससे फिर क्या तवक्को की जा सकती है कि कब तक इसके इलाज हम तक पहुँच पाएगा एक आम आदमी? देखिए, जो हेल्थ के माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि कम अज़ कम 6 महीने से साल के दौरान जो है वो वैक्सीन जो है वो आम आदमी तक पहुंच जाएगी, अगर वो उसके नताइज कामयाब हो गए। बहुत सारे हेल्थ के माहिरीन ये बता रहे हैं कि इस पर काम कर रही है, मुख्तलिफ़ कंपनी काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियों ने तो दावा भी कर दिया है कि जी हमने बना ली है, लेकिन उसके हुकूमत ने पैसे भी रखे हुए हैं वो लेने के लिए। लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिसका पॉजिटिव रिज़ल्ट हो तो हुकूमत फिर वो वैक्सीन ख़रीद लेगी। अगर पाकिस्तान में कोई वैक्सीन बनती है तो पाकिस्तान में भी लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के माहिरीन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन तो आ जाएगी, ये ऐसी बात नहीं है। एक और बात नकी साहब जो हेल्थ के माहिरीन बता रहे हैं, जिनसे मेरी बात है, वो कहते हैं कि अब जो इस दफ़ा का जो कोरोना है वो पहली दफ़ा से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रहा है, और उसने अपनी अब शक्ल भी तब्दील कर ली, हालत भी उसने तब्दील की हुई है। पहले तो ये था कि वो टेस्ट में ट्रेस हो जाता था, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है जो कोरोना उनको है लेकिन टेस्ट में ट्रेस नहीं हुआ, अब दूसरे मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं जिनमें ये पता चला है। तो ये भी एक मसाइल है। तो मतलब ये है कि सेहत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो इकदाम हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ, मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि पूरी कौम उस पर अमल दरामद करे और अपने आप को बचाए। क्योंकि अगर एक ख़ानदान का एक फ़र्द जो है मुतासर होगा तो उससे सारा ख़ानदान मुतासर होने का खदशा है, और उसके फिर बहुत खौफनाक नताइज निकल रहे हैं। जिस फैमिली के जो सरबराह हैं और उनको कोरोना हुआ है वो इस दुनिया में नहीं रहे। कई फैमिलियों को नकी साहब मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये एक तो SOP पर अमल दरामद सख्ती से कराया जाए, मार्केटों में कराया जाए, सब्ज़ी मंडियों में कराया जाए, आड़त की जो मंडियाँ हैं उनको वहाँ कराया जाए, गला मंडी जो हैं गला मंडियों में सारा कराया जाए, तमाम जो जितने बड़े बड़े आड़ती हैं उनको कहा जाए, ये किया जाए, सब्ज़ी मंडियों में कराया जाए, मुल्क भर में मार्केट कमेटी जो हमारी हैं, बस स्टेशन जो हैं, बस स्टेशन हो गए, उसके अलावा रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ये हर जगह पर होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारा जो हेल्थ का अमला है उससे भी ताउन करना चाहिए, डॉक्टरों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये अब देखें, डॉक्टर भी बेचारे हालत जंग में है इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़, जो पूरा मेडिकल स्टाफ उसमें डॉक्टर हैं,
नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब हालत जंग में है। तो उनके दस्त व गिरबान नहीं होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए, उन पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। सही है। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको जो है ना उन इक़दामात पर अमल करना चाहिए और पूरी कौम को हमें महफूज बनाना चाहिए। पूरी कौम को महफूज बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे लीडर्स हैं, आम आदमी है, कोई तबका है, किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, ये जिम्मेदारी समझकर हमें इस मामले को आगे बढ़ाना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे कि गिलगित में जो इंतखाबात हुए उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है। और आज तरीन साहब, आपके भी इल्म में है कि जो ऐसी सूरत हाल सामने आई है, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, वो उनका कारकुनान का ये कहना है। पुलिस कहती है कि ऐसी सूरत हाल नहीं थी, मगर 4 गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आतिश हुई। आज आग का एक दरिया हमें दिखाई दे रहा था गिलगित में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की स्टेटमेंट भी आपके इल्म में होगी। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने फायरिंग की है और उसके नतीजे में ये रिएक्शन सामने आया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो सूरत हाल है वहाँ को अच्छी नहीं है। आपको पता है, पुलिस चीफ अभी थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हालात हमारे कंट्रोल में हैं और अगर कंट्रोल में न हुए तो कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। उनका ये जुमला बता रहा था कि वहाँ सूरत हाल ख़राब है। अब देखना ये होगा कि क्या पुरअमन सियासी कारकुन हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, वो उसमें कोई तशद्दुद का, कोई किसी किस्म का इस तरह का मामला नहीं आता, आग लगाने वाला, ये करने वाला। अब देखना ये है कि क्या पुरअमन सियासी कारकुन जो एहतजाज कर रहे थे उनकी आड़ में कौन लोग हैं। देखें, ये मैं आपको अर्ज़ करूं, आप देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी के कारकुन तो सारे गम में थे, रो रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कुछ शरपसंद अनासर भी थे जिन्होंने बैंकों को आग लगाई, गाड़ियों को आग लगाई, थानों को आग लगाई और बहुत हशर नशर कर दिया। 3 दिन तक आपने देखा पाकिस्तान में क्या सूरत हाल थी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ शरपसंद अनासर हैं जो गिलगित बल्तिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, वो ये काम कर रहे हैं। सियासी कारकुन जो हैं वो तो हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तारीखें चली हैं, इवन आपने वो देखा होगा चौधरी एतजाज़ हसन एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे यहाँ जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए इस्लामाबाद में, तो उसका बड़ा जिक्र करते हैं, कहते हैं एक गमला तक नहीं टूटा। तो ये सियासी कारकुन जो हैं ये बहुत पुरअमन एहतजाज करते हैं। सियासी कारकुन ऐसा नहीं करते, लेकिन इन सियासी कारकुनों के रूप में कुछ शरपसंद अनासर घुस जाते हैं जिनके अपने मकासद होते हैं, जो जिनको अपने अज़ाइम होते हैं, वो अपने अज़ाइम अपने मकासद के लिए ये सारा कुछ करते हैं। मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे पुलिस चीफ ने ये कहा है कि कुछ लोगों को पहचान लिया गया है सीसी कैमरों की वजह से और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, इन सब लोगों को पकड़ना चाहिए। लेकिन पुरअमन एहतजाज करना तो हमारा आइन भी उसकी इजाज़त देता है कि हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है, और इसकी तहकीक भी होनी चाहिए। इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसमें कौन लोग मुलव्वस थे और वो क्या साजिश कर रहे थे। क्योंकि दोनों तरफ से अब पुलिस का बयान बड़ा मुख्तलिफ है, हुकूमती बयान मुख्तलिफ है, अपोजिशन का बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो कहना बड़ा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको देखा जाना चाहिए कि ये मामला कहाँ से खराब बिल्कुल इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को भी शेलिंग नहीं करनी चाहिए। पुलिस को भी ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिल से मुजाहिरीन के साथ या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ को ज़रा अच्छा सलूक करना चाहिए। वैसे पुलिस की तवक्को नहीं है, पुलिस चाहे इधर पंजाब की हो चाहे सिंध की हो, पुलिस का एक अपना मिजाज होता है, लोगों को मारना, लोगों पे पानी चलाना, लोगों पे और मतलब इस तशद्दुद करना, ये पुलिस का एक अपना मिजाज है। उसको ज़रा थोड़ा सा अपना मिजाज बदलना होगा। पुलिस को भी मिजाज बदलना होगा। दूसरा ये जो धांधली का मामला है जिस वजह से एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है फॉरेंसिक से पहले जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे मेरे ख्याल में उन्होंने ये जो है अनाउंस कर दिया है और फॉरेंसिक होनी चाहिए। गिलगित 2 के जो इंतखाबात हुए उसकी सूरत हाल को वाज़ेह करना चाहिए, उसमें हम लीड ले रहे थे। तो वो मामला फिर तो मेरे ख्याल में इसमें जू का तू रह जाएगा, ये डिमांड रहेगी। पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए हैं, बहुत सारे वो सवालात उठे हैं और जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो इलेक्शन होने से पहले ही हुकूमती वज़ीर बताते रहे हैं। तो ये सवालात तो आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ जहाँ इतने हल्के चले गए पीपल्स पार्टी से, अब एक हल्के के लिए मेरे ख्याल में इस तरह प्रोटेक्ट करना, इस तरह एहतजाज करना या उसको बेस बना के इस किस्म की कोई पुरतशद्दुद तहरीक शुरू करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि जब आपने देख लिया और आप खामोश रहे, सारी इंक्वायरियाँ आपने वो इंतखाबी मुहिम चलाई, बहुत शोर भी किया और उसके बाद आपके साथ जो हुआ
उसका शेख रशीद साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था, फिर वही हुआ, उनके मुताबिक वही हुआ। तो बाकी ये इलेक्शन का अमल जो है ये आप देख लें, मतलब अगर ऐसे ही इलेक्शन का अमल होना है और इसी तरह ही पहले ही चीज़ें तय हो जानी है तो उस पर फिर जो है मैं एक हल्के पे क्या रोना आप समझते हैं? मसाइल हल नहीं होने चाहिए, एक हल्के पे रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये तो आपका मशवरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त आपके इल्म में है जो मामलात हमारी LOC के हवाले से हैं उसमें अब तक तकरीबन 2820 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है इंडिया की जानिब से। आम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया है और रोज़ाना हम देखते हैं कि सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ से फायरिंग होती है और यहाँ पे हमारा आम आदमी जो है वो लुक़्मा अजल बन जाता है। तो इस हवाले से हमने भी एहतजाज किया, दफ्तर ख़ारिजा तलबी भी करते हैं, उनके जानिब से हम अपना मरासला भी थमा देते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये इससे काम नहीं चलेगा। ये जिस तरह हमारे दफ्तर ख़ारिजा करते हैं, एक रवायती सी कार्रवाई है कि वहाँ से उसको इंडियन सफारतकार को बुलाया, उसको चाय शाय पिलाई और एक एहतजाजी मरासला थमा दिया। मेरे ख्याल में अब बात इससे आगे जानी चाहिए। जो डोजियर आया था पिछले दिनों उन्होंने तैयार किया था और वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो डोजियर है मैं समझता हूँ दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं उनके सामने पेश करना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि LOC पर जो इंडियन फायरिंग हो रही है उससे बेगुनाह लोग आए रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। पाक फ़ौज बहुत भरपूर जवाब दे रही है, उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है और उनके सारे मोदी के अज़ाइम जो हम खाक में मिला रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमने डोजियर तैयार किया है वो डोजियर सिर्फ तैयार करके और अपने मीडिया में दिखाने से काम नहीं चलेगा। हमें अक़वाम मुत्तहिदा में वो डोजियर पेश करना चाहिए, अमेरिका में पेश करना चाहिए। जो मुसलमान ममालिक हैं, जो बासर मुसलमान ममालिक हैं, उनसे बात करनी चाहिए। दुनिया भर में मैं समझता हूँ वज़ीर ख़ारजा साहब हर हफ्ते जाके वह मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा साहब को निकलना चाहिए। जो और पार्लियामेंटेरियंस हैं जो दुनिया भर में जिनके राब्ते हैं, जैसे शहरी रहमान है, अमेरिका में वो सफ़ीर नहीं है, मुशाहिद साहब हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका में बात कर सकते हैं, शहरी रहमान बात कर सकती है अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की जानिब से लोग हैं वो बात कर सकते हैं। तो इनका कोई डेलीगेशन बनाना चाहिए, इनको दुनिया भर में भेजना चाहिए, वो डोजियर लेके जाएँ और दुनिया को बताएं कि ये इंडिया ये कर रहा है, तो फिर कोई सूरत हाल बन सकेगी। वरना मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और ये कभी LOC पर फायरिंग होगी, हम उसका और हमारे जवान जो है वो जवाब देते रहेंगे और इधर बेगुनाह शहीद होंगे और उस तरफ भी उनका भी नुकसान बहुत हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात है कि जिससे ये एक छोटी सी चिंगारी है जिससे कोई आग भड़क सकती है और फिर नुकसान हो सकता है सबका। तो इस पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो लोग जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो दुनिया भर में जिनकी बात सुनी जाती है, उनसे ये बात की जाए और वो दुनिया को बताएं जाके, और वो डोजियर भी दुनिया को दें कि जी ये डोजियर है और इसमें ये सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके सामने आई होगी, ये जो इसराइली अखबार ने दावा किया सऊदी अरब के वली अहद से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात का और मोसाद के चीफ़ की मुलाकात का। अभी शाम में हमारे प्रोग्राम आने से कुछ देर पहले तरदीद भी इसकी सामने आई है जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने की है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये सऊदी और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से इसराइल की जानिब से ये बात है, क्योंकि वो तो इसको इंकशाफ करार दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में है ये सिलसिला चल रहा है कि मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करें और ताल्लुकात बहाल हों। आपको पता है कुछ मुसलमान ममालिक ने कर भी लिया है। आपको याद होगा हमने बात की थी, मैं इंटरव्यू किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र CJ ताड़ल साहब का, तो उन्होंने कहा था सऊदी अरब और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और उन्होंने कहा था आप देखिएगा अगले चंद महीनों में सऊदी अरब जो है वो उसको तस्लीम कर लेगा। ये तो उन्होंने कहा था। आज जो खबरें आई हैं मैं समझता हूँ ये उसी किस्म की कोई एक कड़ी है, उसी किस्म की एक आगे तरीक़ाकार बढ़ाया जा रहा है ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, और उन्होंने मुलाकात करके अपने ही अखबार में उन्होंने स्टोरी ब्रेक कर दी है। इतना बड़ा अखबार इस तरह झूठ नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ है। और मुसलमान ममालिक जो है, अगर सऊदी अरब मान लेता है तो फिर बाकी मुसलमान ममालिक के लिए भी कोई जवाज़ नहीं। लेकिन उनका वज़ीर ख़ारजा जब इस बात की तरदीद कर रहा है तो उसको आप क्या इंपॉर्टेंस देंगे? यानी ज़ाहिर है वो एक ख़बर है और ख़बर जो है वो आपको पता है ज़राए से होती है आमतौर पर, या उनका एक इंकशाफ है इसराइली अखबार का? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ तरदीदें तो होती रहती हैं, तरदीदों का वो कोई ऐसा नहीं है
कि कहा जाए पाकिस्तान में बहुत सारी तरदीदें होती रही हैं। सऊदी अरब ने, मैं समझता हूँ तरदीद इसलिए की कि आम सऊदी जो है वो इसराइल को पसंद नहीं करता, वो उसके जज्बात इसराइल के लिए अच्छे नहीं हैं। वो समझता है कि इसराइल जो है, जैसे आम पाकिस्तानी समझता है कि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है और वो दुश्मन समझते हैं, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। ये तो खुद अमेरिकन कह रहे हैं ना जी, ये हम तो नहीं कह रहे। अमेरिकन कह रहे हैं, ये ट्रंप के एडवाइज़र ने ये बात कही है कि पाकिस्तान पर भी और सऊदी अरब पर भी दबाव है और उनको अब आप देखेंगे कि अगले जो 2-4 मंथ में वो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस तरफ कोई सूरत हाल बढ़ रही है। अमेरिका में जो सियासी तब्दीली आई है उसके असरात तो मुरतब होंगे ना। जो बाइडन की पॉलिसी तो बड़ी मुख्तलिफ है। नहीं, जो बाइडन की पॉलिसी मुख्तलिफ है, लेकिन जो आप क्या समझते हैं कि जो इसराइल को तस्लीम करने की पॉलिसी वो सिर्फ ट्रंप की तो नहीं थी ना, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की भी मर्जी साथ थी और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में ये वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी। और ये मेरे ख्याल में मुझे तो ये लगता है कि ये कोशिश हो रही है कि ट्रंप के जाने से पहले ही जो है ना ये सऊदी अरब भी ऐलान कर दे इसराइल को तस्लीम। ये कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।